रात के 1 बज रहे थे। खाकी वर्दी पहने एक पुलिस वाला अपनी मोटरसाइकिल पर सवार तेजी से सुनसान सड़क के अंधेरे को चिरता हुआ पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ रहा था। सब इंस्पेक्टर रैंक का ऑफिसर था वो। मनोहर नाम था उसका और वो करीब 36 साल का था। सड़क पर आगे बढ़ते हुए उसके चेहरे पर शिकन थी। क्या यार, ये पुलिस की नौकरी एकदम बेकार है। जरा भी आराम करने को नहीं मिलता, मनोहर ने मन ही मन कहा। उसकी निराशा जायज थी। सारा दिन ड्यूटी करके वो घर पहुंचा ही था कि एसएचओ साहब ने फिर से बुला लिया। हद हो गई थी ये तो। अब इतनी रात को क्या तूफान आ गया जो कि उसे फिर से थाने पर आने को बोला गया। जैसे ही मनोहर थाने में घुसा उसे एसएचओ साहब बाहर ही टहलते हुए मिल गए। सोमनाथ नाम था उनका और वो सीनियर इंस्पेक्टर थे। मनोहर ने तुरंत मोटरसाइकिल खड़ी की और उनके पास जाकर उनको सल्यूट किया। विकास किसी केस में बिजी था इसलिए तुम्हें बुलाना पड़ा, सोमनाथ ने कहा। ये सुनते ही मनोहर के सीने में आग लग गई। विकास भी उसकी तरह सब इंस्पेक्टर ही था पर एसएचओ साहब उसे ज्यादा ही महत्व देते थे। हर केस उसी को देने की कोशिश करते थे। मनोहर के हिस्से बचा खुचा काम ही आता था। हुक्म कीजिए सर, मैं पूरी शिद्दत से काम करूंगा, मनोहर ने कहा। एसएचओ साहब ने अपना फोन निकाला और मनोहर को एक मैसेज भेजकर कहा, तुम्हें एक एड्रेस मैसेज किया है। उस एड्रेस पर जाओ तुरंत और पता करो क्या माजरा है। मनोहर ने तुरंत फोन निकालकर मैसेज चेक किया। क्या हुआ है यहाँ सर? एक लड़के की बालकनी से गिरकर मौत हो गई है। जाकर देखो ये हत्या है या हादसा। आप पहले ही मैसेज कर देते तो मैं सीधा वहीं पहुंच जाता, मनोहर ने कहा। ऐसा उसने इसलिए कहा था क्योंकि जो एड्रेस एसएचओ साहब ने उसे भेजा था वो रास्ते में ही पड़ता था। मैं विकास के फ्री होने का इंतजार कर रहा था। तुम्हें इसलिए बुलाया था कि अगर वो नहीं आ सका तो तुम्हें भेज दूंगा। मैं तो बस इसलिए कह रहा था सर कि जल्दी तहकीकात शुरू होती। अब निकलोगे भी यहाँ से या बकवास ही करते रहोगे? न निकलता हूँ सर, मनोहर ने कहा। मनोहर अपने साथ कांस्टेबल चमन को लेकर पुलिस जीप में बैठ गया और उस एड्रेस की तरफ चल दिया जो एसएचओ साहब ने उसे भेजा था। आप घर पहुंच गए थे क्या सर? चमन ने जीप की रफ्तार बढ़ाते हुए कहा। हाँ चमन, मैं घर पहुंचा ही था कि साहब का फोन आ गया। मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ है सर। बड़ा बेकार लगता है, क्या करे, अपनी नौकरी ही ऐसी है। जब वो एसएचओ साहब द्वारा दी एड्रेस पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक घर के बाहर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो रखे थे। जीप से उतरकर वो लोगों को दूर हटाते हुए घर के आंगन में दाखिल हुए। आंगन में फर्श पर एक लड़के की लाश पड़ी थी। पीठ के बल पड़ा था लड़का। उसके सर के चारों तरफ खून था जिससे जाहिर हो रहा था कि मौत सर में लगी चोट के कारण हुई थी। पर यह एहसास बस देखने से हो रहा था। हो सकता है मौत किसी और वजह से हुई हो। लड़के के पास एक आईफोन पड़ा था। ये लड़के का था या किसी और का अंदाजा लगाना मुश्किल था। कौन है ये? मनोहर ने कहा। ये मेरा बेटा विक्की है सर, एक औरत सुबकते हुए बोली। करीब 50 साल की थी वो और उसके चेहरे से उसका दर्द साफ जाहिर हो रहा था। उसके साथ एक आदमी खड़ा था जो कि शायद उसका पति था। मनोहर उसके करीब गया और बोला, क्या नाम है आपका? निर्मला। निर्मला जी, मुझे दुख है कि आपके जवान बेटे की इस तरह मौत हो गई। हुआ क्या था, क्या आप बता सकती हैं? मुझसे क्या पूछते हैं आप? उन लोगों से पूछिए जिन्होंने इसे मारा है, निर्मला ने सुबकते हुए कहा। कौन है वो लोग? वही जिनका ये घर है, निर्मला बोली। ये आपका घर नहीं है। नहीं, हम सामने वाले घर में रहते हैं। आपका बेटा यहाँ क्या करने आया था? मुझे नहीं पता, आप उसके कातिलों से पूछो ना। शांत हो जाओ निर्मला, साथ खड़े आदमी ने कहा। आप कौन? मनोहर ने कहा। जी मेरा नाम जितेंद्र है। मैं इनका हस्बैंड हूँ। ओह जितेंद्र जी, क्या आपको कुछ पता है? हमें कुछ नहीं पता सर, पता नहीं हमारे साथ ही क्या हो गया।
हमारा जवान बेटा अचानक हमें छोड़कर चला गया। इस घर के लोगों से ही पूछिए जो भी आपको पूछना है, हमें कुछ नहीं पता। हम तो खुद हैरान हैं कि हमारा बेटा यहाँ कैसे आया। ठीक है जितेंद्र जी, हम पूरी तहकीकात करेंगे। आप चिंता ना करें। कहाँ है इस घर में रहने वाले लोग? अंदर छिपे बैठे हैं, निर्मला बोली। मनोहर ने चमन को इशारा करके अपने पास बुलाया और धीरे से उसे कहा, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। जी सर। उद्धरण चिन्ह। मनोहर की नज़र लाश के पास पड़े मोबाइल पर गई। उसने तुरंत जितेंद्र से पूछा, ये फ़ोन किसका है? हमें नहीं पता, हाँ पर इतना ज़रूर पता है कि ये विक्की का नहीं है, जितेंद्र ने कहा। चमन, इस मोबाइल को भी कब्जे में ले लो, हमें इसकी भी जांच करनी पड़ेगी, मनोहर ने कहा। जी सर। मनोहर ने वहां मौजूद लोगों से सवाल किए, पर कोई भी उसे काम की बात नहीं बता पाया। सब वहां तमाशा देखने के लिए इकट्ठा हो रखे थे। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा कर चमन मनोहर के पास आया और बोला, क्या लगता है सर, ये मर्डर है या हादसा? कुछ नहीं कह सकते अभी, यहाँ मौजूद लोग कुछ नहीं बता पाए। अब इस घर के लोगों से ही पूछना पड़ेगा, मनोहर ने कहा। वैसे सर, ये अजीब नहीं है कि इस घर के लोग एक बार भी बाहर नहीं आए। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। हो ना हो इस लड़के को इन्होंने ही मारा है, हो सकता है, पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। चलो अंदर चलते हैं पूछताछ के लिए। जी सर चलिए। चैप्टर 2। मनोहर ने घर का दरवाज़ा खटकाया। दरवाज़ा एक आदमी ने खोला जो कि करीब 27 साल का लग रहा था। ये आपका घर है? जी। क्या नाम है आपका? जी विजय। क्या अंदर आ सकता हूँ मैं? हाँ हाँ आइए ना। मनोहर चमन के साथ घर में दाखिल हो गया। अंदर घुसते ही उसकी नज़र सोफे पर बैठी महिला पर पड़ी। जामनी कुर्ती और सफ़ेद लेगिंग पहने हुए थी वो। चेहरा इतना सुंदर था उसका कि पूछो मत। उस पर से नज़रें हटाना मुश्किल हो रहा था मनोहर के लिए। बिल्कुल स्वर्ग की अप्सरा लग रही थी वो। सोफे के नज़दीक एक आदमी खड़ा था जो कि अपने फ़ोन में कुछ देख रहा था। ये लोग कौन हैं? मनोहर ने कहा। वो मेरी बीवी है सुरभि और वो मेरा दोस्त है लोकेश। विजय जी एक बात बताए, आपके घर के आंगन में लाश पड़ी है। और आप यहाँ छिपे बैठे हैं, मनोहर ने कहा। और क्या करें हम, बाहर सब हमें ऐसे देख रहे थे जैसे कि विक्की को हम ही ने मारा है, इसलिए हम अंदर आ गए थे, विजय ने कहा। चलिए बैठकर बात करते हैं आराम से, मनोहर ने कहा और खाली पड़े सोफे पर जाकर बैठ गया। बैठते ही उसने सुरभि को देखा। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था, पर यह डर किसी भी तरह से उसकी खूबसूरती को कम नहीं कर पा रहा था। हुआ क्या विजय जी, जरा विस्तार से बताएं, मनोहर ने कहा। विजय अपनी खूबसूरत बीवी के साथ बैठ गया। उसका दोस्त सोफे के पास ही खड़ा रहा। मुझे लगता है कि विक्की मेरा आईफोन चुराने आया था, विजय ने कहा। ऐसा क्यों लगता है आपको? मनोहर ने पूछा। करीब 10 बजे मैं फ़ोन बालकनी में ही भूल गया था। शायद विक्की ने देख लिया होगा ये और वो फ़ोन चुराने आ गया। आपको पता ही है आजकल युवाओं में कितना क्रेज़ रहता है आईफोन का। पता नहीं वो कैसे चढ़ा बालकनी में। हमें तो तब पता चला जब उसकी धड़ाम से नीचे गिरने की आवाज़ आई। उसकी लाश के पास जो फ़ोन पड़ा था वो आपका ही था क्या? मनोहर ने कहा। जी हाँ, वो मेरा ही था, विजय ने कहा। तो आपके अनुसार ये महज एक हादसा था? मनोहर ने पूछा। जी, विजय ने जवाब दिया। विक्की के माता पिता तो आप लोगों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उनके सब इल्ज़ाम बेबुनियाद हैं सर। हम भला विक्की को क्यों मारेंगे, हमारी उससे कोई दुश्मनी नहीं थी, विजय ने कहा। वो तो ठीक है पर हम उसके पेरेंट्स की बात नज़रअंदाज नहीं कर सकते, मनोहर ने कहा। किसी की कही बात पर आप हमें जेल भेज देंगे क्या? सुरभि बोली। सुरभि की सुरीली आवाज़ सुनते ही मनोहर उसके सौंदर्य में खो गया और मन ही मन बोला, आपको कौन जेल भेज सकता है, आप तो बिस्तर पर ले जाने वाली चीज़ हो। मनोहर ने अपने मन में उठ रहे कामुक विचारों को काबू किया और बोला,
ऐसा नहीं है सुरभि जी, हम ऐसे ही किसी को जेल नहीं भेज देंगे। आपके घर के आंगन में लाश पड़ी थी जब हम यहाँ आए। अब कुछ सवाल तो आप लोगों से पूछने ही पड़ेंगे ना। देखिए जो मेरे पति ने कहा वही सच है। वो यहाँ फोन चोरी करने आया था और बालकोनी से गिरकर मर गया। जो हुआ बुरा हुआ, हमें उसका दुख है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमें कातिल समझा जाए। उद्धरण चिन्ह। सुरभि ने कहा, आपकी बात सही है सुरभि जी, ऐसे ही किसी पर बेबुनियाद आरोप लगाना सही नहीं होता। पर मैं फिर वही कहूँगा, सवाल जवाब तो हमें करने ही पड़ेंगे, ये हमारा काम है। मनोहर ने सुरभि की आंखों में झांकते हुए कहा। तुरंत उसकी टांगों के बीच हरकत होने लगी। उफ, हद से ज्यादा खूबसूरत थी वो। आपको जो भी पूछना है पूछिए सर, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। उद्धरण चिन्ह। विजय ने कहा, फिलहाल तो मुझे और कोई सवाल नहीं सूझ रहा। एक बार पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाए तभी आप लोगों से मिलूंगा। क्या मुझे मेरा फोन मिल सकता है? विजय ने कहा, अभी नहीं विजय जी, वो लाश के पास पड़ा था, हमें उसे फिलहाल अपने पास ही रखना होगा, मनोहर ने उठते हुए कहा और चमन के साथ घर से बाहर आ गया। चैप्टर 3। जैसे ही मनोहर चमन के साथ बाहर आया, सफेद कुर्ता पजामा पहने एक व्यक्ति उनके पास आया और बोला, एक बात बतानी थी आपको। क्या? यहाँ नहीं, थोड़ा साइड में चलिए, व्यक्ति बोला। मनोहर उस व्यक्ति को भीड़ से दूर ले गया और बोला, बोलो क्या बोलना है। मुझे लगता है ये हादसा है। मैंने खुद अपनी आंखों से विक्की को बालकनी से नीचे गिरते हुए देखा था। पर एक अजीब बात है। कैसी अजीब बात? जैसे ही वो नीचे गिरा, धाम की आवाज के साथ बालकनी में विजय और उसका दोस्त आया और उन्होंने नीचे झांक कर देखा। इसमें अजीब क्या है? दोनों पूरे नंगे थे साहब, एक भी कपड़ा नहीं था उनके बदन पर। लेकिन वो जल्दी ही वापस अंदर गए और 2 मिनट बाद कपड़े पहनकर वापस आए। उद्धरण चिन्ह। दोनों गए हैं क्या? ये तो मुझे नहीं पता, जो मैंने देखा बता दिया। उद्धरण चिन्ह। आपने अच्छा किया। क्या नाम है आपका? जी महेंद्र। उद्धरण चिन्ह। ठीक है महेंद्र जी, हम तहकीकात करेंगे और जरूरत पड़ी तो आपसे दोबारा बात करेंगे। उद्धरण चिन्ह। चैप्टर 4। मनोहर चुपके से वापस घर में दाखिल हुआ। दरवाजा खुला ही था, इसलिए उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। अंदर घुसते ही उसे सुरभि, विजय और लोकेश की आवाजें सुनाई दी। तीनों दिखाई नहीं दे रहे थे, पर उनकी आवाज साफ सुनाई दे रही थी मनोहर को। हमें ऊपर जाना ही नहीं चाहिए था, सुरभि ने कहा। ऊपर जाने का आइडिया लोकेश का था, विजय बोला। चुप कर बे, सारा इल्जाम मुझ पर मत डाल, लोकेश ने कहा। मनोहर दबे पांव आगे बढ़ा। वो तीनों किचन के दरवाजे के पास खड़े थे। मनोहर को देखते ही वो चुप हो गए। क्या हुआ? आगे बोलिए। देखिए तो सही, ऐसा क्या गुल खिलाया आप तीनों ने ऊपर की? बेचारे विक्की की जान चली गई। उद्धरण चिन्ह। मनोहर ने कहा, तुमने दरवाजा लॉक नहीं किया था क्या? लोकेश धीरे से बोला। भूल गया था शायद, विजय ने कहा। दरवाजे को मारिए गोली और पूरी बात बताइए, अगर कुछ भी छुपाया तो अंजाम बुरा होगा, मनोहर गुस्से में बोला। हमने उसे नहीं मारा सर, सुरभि बोली। अब वो बड़े प्यार से बात कर रही थी। वो सब बाद में देखेंगे, आप तीनों विस्तार से बिना कुछ छुपाए सब कुछ बताओ। उद्धरण चिन्ह। मनोहर ने कहा। विजय, लोकेश और सुरभि ने एक दूसरे की तरफ देखा और सच उगलना शुरू कर दिया। चैप्टर 5। क्या हुआ? कैसे हुआ? सब विस्तार से। एक हफ्ते पहले की बात है। उस दिन सुबह से ही सुरभि का मन बहुत बेचैन था। उसके दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी और उसके मन में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। उसकी इस परेशानी की वजह लोकेश था। लोकेश उसके पति विजय के बचपन का दोस्त था। वो उसकी पत्नी और बेटे के साथ भोपाल में रहता था, वहां उसका कपड़ों का कारोबार था।
और अब वो कुछ दिन के लिए उनके घर रहने आ रहा था। उसका यहाँ आना सुरभि को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इस बात की अपनी एक वजह थी। वो पहली बार उससे अपनी और विजय की शादी में मिली थी। पहली नज़र में तो सुरभि को अच्छा लगा था वो, क्योंकि दिखने में वो एकदम स्मार्ट था, पर वैसे बड़ा ही बदतमीज किस्म का आदमी था ये लोकेश। शराफ्त का तो उसमें लेश मात्र भी नहीं था। शादी वाले दिन उसने शराब पीकर जो हंगामा किया था उसकी बातें आज तक भी सुरभि के मायके में होती थी। वो लोग तो बहुत परेशान हो गए थे उस दिन उसकी हरकतें देख देख कर। वैसे कहने को तो वो विजय का दोस्त था और उसी की शादी में इतना हंगामा किया, यहाँ तक कि विजय भी उसे रोक नहीं पाया। पता नहीं क्यों इतना डरता था विजय लोकेश से, जो कुछ नहीं कह पाया उसको उस दिन। वो अक्सर सोचती थी कि ऐसे आदमी से विजय की दोस्ती कैसे हुई होगी। बस यही वजह थी सुरभि की परेशानी की। जिसे वो पसंद नहीं करती थी वो अब अचानक से उनके घर दिल्ली पता नहीं क्या करने आ रहा था, और वो ये भी नहीं जानती थी कि वो कितने दिन के लिए उनके घर रुकेगा। उसे कुछ भी ठीक से पता नहीं था, क्योंकि विजय पिछले काफ़ी दिनों से अपने ऑफिस के किसी प्रोजेक्ट में बहुत बिजी था और उसी के सिलसिले में उसे 2 हफ्तों के लिए मुंबई जाना पड़ रहा था। वो आज रात ही मुंबई के लिए निकलने वाला था, इसलिए इस बारे में ज़्यादा बात नहीं हो पाई थी। विजय ने उसे आज सुबह बस इतना ही बताया था कि लोकेश कुछ दिनों के लिए उनके घर आ रहा है, और फिर वो उसे लेने रेलवे स्टेशन चला गया।